पर एक कानून लाई है और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को 10-20 लाख फाइन हुए हैं। उसमें प्रावधान है कि 10 से 50 लाख तक आपके फाइन होंगे। वैसे तो कई नेशनल कोचिंग संस्थान हैं जो भी झूठ फरेब का मतलब अड्डा बना हुआ है, झूठ फरेब दिखा करके, तस्वीरें दिखा करके लोगों को प्रलोभन दे करके छात्रों को प्रभावित कर करके अपने यहाँ नामांकन करा लेते हैं। फाउंडेशन कोर्स ये कहीं और से बच्चा किया है, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज फलाने कोचिंग से किया है, तो ये क्लियर होगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूं निशाश्री। हमारे देश में उदाहरण देने की बड़ी अलग सी प्रथा है। हम जब भी हमें कोई बात कहनी होती है तो हम किसी दूसरे देश, किसी राज्य, किसी पुरानी घटना का जो है वो उदाहरण देते हैं और अक्सर इसमें उदाहरण दिया जाता है जापान का, कि जापान के लोग कितने ज़्यादा अनुशासित होते हैं। वहाँ के अगर एडवर्टीज़मेंट के बारे में अगर मैं चर्चा करूँ तो वहाँ पे एडवर्टीज़मेंट के नियम इस तरह से हैं कि अगर आप कोई प्रचार बनाते हैं, उस प्रचार में जो सामग्री, जिस चीज़ का आप प्रचार कर रहे हैं, अगर उसकी तस्वीर आपने जिस तरह से पर्चे में या उसके पैकेट में बना के रखी है, अगर अंदर में उपयोग किए जाने वाली जो वस्तु है वो सेम उसी आकार की और वैसी ही दिखने वाली ना हो तो जो कंपनी होती है उसको जुर्माना लगता है। लेकिन हमारे देश में प्रयोग करने वाली वस्तु तो छोड़ दीजिए, कई बार कई सारी संस्थान हैं वो कई तरह के दावे करती हैं लेकिन उसका सच कुछ और होता है। आज इतना बड़ा उदाहरण, इतनी बड़ी भूमिका आपके सामने रचने की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जिसको हमारे भारत देश को युवाओं का देश कहा जाता है, युवा शक्ति का देश कहा जाता है, और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले जो कोचिंग संस्थान हैं, और कई सारे कोचिंग संस्थान हैं जो 100% जो है सफलता का दावा करते हैं, लेकिन इनके पीछे सच्चाई क्या होती है ये विवादों का कारण अभी हर एक मीडिया चैनल पे बना हुआ है। हमने सोचा इसी विषय पर आपके सामने एक डिबेट रखें और इस डिबेट के लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है हमारे शहर के जाने माने और बिहार के जाने माने शिक्षाविद राजीव रंजन सर, जो कि दृष्टि ट्यूटोरियल के फाउंडर हैं और कई सारे जो हैं विद्यार्थियों को ये मार्गदर्शन देते रहते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। साथ ही हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, जो इन मुद्दों पर कोचिंग संस्थानों के ऊपर लगातार अपनी नज़र जो है वो बनाए रखते हैं, क्योंकि जो दावे हैं कोचिंग संस्थानों के वो बड़े ही 100% से ऊपर वाले रहते हैं। तो बातचीत पहले शुरुआत करते हैं और पहले हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनसे जानते हैं कि ये जो 100% सफलता का दावा करने वाले कोचिंग संस्थान हैं और जिसकी पोल अभी हाल में ही 2 बड़े कोचिंग संस्थानों की वजह से ऐसे खुली कि वो विवाद का विषय बन गई, इस पर आप क्या? जी, निश्चित रूप से यह जो खास करके जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर है उनके द्वारा छात्रों के साथ छलावा किया जाता है, प्रचार में दिखा करके जी हमारे यहाँ इस तरह की रिजल्ट है। जो भी बेहतर छात्र आते हैं उनको अपने संस्थान में तस्वीर लेकर के दिखा देते हैं, उसमें वो एक कई तरीके अपनाते हैं। कई बार यह भी देखा गया है जो कोई छात्र बेहतर किए उनके कोचिंग संस्थान में कभी गए हों या नहीं गए हों, या हो सकता है नामांकन के लिए या बातचीत करने के लिए ही पहुंच गए हों, उनकी अगर तस्वीर उनके पास है तो क्या कहते हैं उस तस्वीर को लगा देते हैं, मेरे कोचिंग सेंटर से ही पढ़ कर के इन्होंने बेहतर किया है, टॉपर बना है, इस तरह की बातें आती है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अब हम आपको बताते हैं कि पिछले दिनों बीपीएससी के रिजल्ट में देखे होइएगा कि किस तरह से 2 कोचिंग संस्थान के लोग आपस में लड़े हैं, गोलीबारी से लेकर के केस मुकदमा जेल तक की दोनों मतलब हवा खा चुके हैं। उसमें 19,000 रिजल्ट हुआ और दोनों मिलाकर के 22,000 का दावा कर रहे हैं। आखिर कहाँ से आ गया? तो इस तरह से जो फर्जीवाड़ा हो रहा है निश्चित रूप से इस पर कंट्रोल होना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कि बिहार झारखंड का एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर अपने आप को बताते हैं, उनके यहाँ भी इसी तरह का खेल खेला जाता है। पटना में उनका कार्यालय है, वो खेल खेलते हैं, उन पर और खुलासा भी हम करेंगे। उनके कई तथ्य मेरे सामने आए हैं और तथ्य भी हम जुटा भी रहे हैं, उनका नाम का भी हम खुलासा करेंगे कि किस तरह से जो भी रिजल्ट आए। नीट के अभी नीट रिजल्ट में ही देखिए, अब दावा कर रहे हैं जी मेरे यहाँ से ही इन छात्रों ने टॉपर है, टॉप 10 में है, चाहे इस तरह की बातें करते हैं। आप देखते हुए कि मतलब जो भी नीट का जो रिजल्ट निकला है, एक सरैया का छात्र है, सरैया साहबगंज का, जो कभी कोई कोचिंग सेंटर में गए नहीं, घर में रह कर के तैयारी किए, उन्होंने नीट की परीक्षा में जो है बहुत बेहतर अपना स्थान लाया है। और जो कोचिंग संस्थान के लोग हैं, हम लोग कई बार यह भी देखे हैं कि अगर कोई अधिकारी
अगर किसी मतलब को जो बेहतर छात्र को सम्मानित करते हैं तो वहाँ कोचिंग संस्थान के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, वहाँ अपनी तस्वीर खिंचा लेते हैं, उनको अपने से जोड़ लेते हैं। तो निश्चित रूप से यह कोचिंग संस्थान लोगों के साथ, छात्रों के साथ छलावा करता है, फ्रॉड करता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में आपके कोचिंग संस्थान के मतलब ये छात्र हैं तो आप उनका नाम दीजिए, कब से कब तक आप नामांकन किए, कितने दिनों तक आपके यहाँ वह क्लास किया, उस क्लास की तस्वीर भी तो आप तो बराबर तस्वीर लेते हैं, उस क्लास के समय की तस्वीर भी तो जारी कीजिए। सिर्फ फ्रॉड नहीं कीजिए, छात्रों के साथ छलावा नहीं कीजिए। छात्रों के साथ छलावा नहीं होना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया कि कई बार डेटा इस्तेमाल किया जाता है विद्यार्थियों का जो नामांकन के लिए भी आते हैं। हाँ, जो जाने माने शिक्षाविद है राजीव रंजन सर, आप तो इस संस्थान से जुड़े हुए हैं, आप विद्यार्थियों से जुड़े हुए हैं। प्रोत्साहित करना और इस तरह से प्रचार में इस्तेमाल करना, अगर इसको आप समझा सकें और इसके ऊपर अपना विश्लेषण करें। देखिए, आप किसी स्तर पे इसको जो अखबार न्यूज़ में आता है उसको आप प्रोत्साहित करना नहीं कह सकते, वो एकदम से प्रचार ही होता है। अब प्रचार के दो स्वरूप हैं। एक जो जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने बताया कि इन्होंने अभी बताए हैं कि भ्रामक प्रचार, एकदम सही शब्द का इन्होंने चयन किया कि भ्रामक प्रचार आप ना करें। आपके कोचिंग संस्थान से अगर जेन्युइन रिजल्ट है तो आप प्रचार करें, फोटो लगाएं। लेकिन इसमें भी आपको हम तथ्य एक बताएंगे कि कोई मान लीजिए कि क्लास 6 में आपके यहाँ बच्चा पढ़ा और वो नीट का एग्जाम पास कर गया, तो आप उस पर दावा नहीं कर सकते हैं। आपको क्लास 6 का रिजल्ट दिखाना है कि अगर क्लास 6 में हमारे यहाँ पढ़ा तो 6 में कितना अच्छा काम किया, कितना अच्छा मार्क्स लाया। वो अगर 11th में पढ़ा तो 11th में कितना मार्क्स लाया। अगर नीट और आईआईटी की तैयारी किया या बैंक रेलवे एसएससी की तैयारी किया या बीपीएससी यूपीएससी की तैयारी किया, अगर तैयारी किया तो उसमें कितना मार्क्स लाया। तो ये जब तक नहीं होगा, और आप मजे की बात है, आप जान लो इसमें कि 2024 में भारत सरकार इस पर एक कानून लाई है और बहुत सारे कोचिंग संस्थानों को 10-20 लाख फाइन हुए हैं। उसमें प्रावधान है कि 10 से 50 लाख तक आपके फाइन होंगे। और पता नहीं कोचिंग संस्थान चलाने वाले इसको समझ क्यों नहीं रहे हैं कि उसमें फाइन है। अगर कोई क्लेम कर दे तो उसकी जांच हो जाए तो वो मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो संस्थान, विद्यार्थी और अभिभावक, देखिए अब विद्यार्थी का अगर पक्ष हम रखें, इसमें पहले हम इसी पे आ जाते हैं भ्रामक प्रचार पर, तो 100% है। देखिए फोटो लगाना अगर पढ़ाई है, जैसे आप मेहनत छात्र, देखिए मेहनत तो संपूर्ण छात्र का होता है। अगर हम पास का लगाते हैं तो हमें एक और डेटा देना चाहिए, चाहे बड़ा, और ये सब खेल बड़े संस्थानों में होता है। आप छोटे संस्थानों में बहुत ज़्यादा हम नहीं कर सकते, बहुत पाकसा कम है या कोई है, लेकिन बहुत हद तक नहीं होता है। आपको ये भी बताना होगा कि हमारे यहाँ से अगर टॉपर 5 निकले हैं तो कितने बच्चे हमारे यहाँ एडमिशन लिए, फेल कितने हुए हैं, पास अगर 200 हुए हैं तो फेल कितने हुए हैं, ताकि ये आंकड़ा भी अभिभावक और छात्रों के पास जाए, ताकि स्पष्टता आए कि भाई कोचिंग तो जरूरी है, लेकिन अगर हम पढ़ाई करेंगे तभी पास करेंगे। सिर्फ वो प्रचार देख के हम एडमिशन लेके हम टॉप नहीं कर सकते। ये बिल्कुल होना चाहिए कि हर दोनों पहलू जो है, कितना एडमिशन लिया, ये भी जो है कोचिंग संस्थानों को प्रचारित करना चाहिए, अगर आप ये क्लेम करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से सफल कितने हुए। वरिष्ठ पत्रकार की तरफ लौटते हैं और उनसे जानते हैं कि जैसा हमारे अभी शिक्षाविद ने कहा कि जुर्माना लग सकता है अगर पकड़े गए कि गलत कैंडिडेट को जो है वो अपने संस्थान का आप बता रहे हैं, इसकी जाँच कौन? यही चीज़ तो है जिसका लाभ वो लोग उठाते हैं। जांच कौन करेगा? जांच यहाँ जहाँ पूरे तंत्र में भ्रष्टाचार है, कोचिंग संस्थान में भी भ्रष्टाचार है, वो भी भ्रष्टाचार के संरक्षण में चल रहे हैं, उन्हें भी भ्रष्टाचार का संरक्षण मिल रहा है, जिसके कारण वे किसी का भी तस्वीर लगा देते हैं और बताते हैं कि जी मेरे कोचिंग संस्थान क्या ही है। जाने माने हमारे शिक्षाविद जो राजीव रंजन जी हैं और डिस्ट्रिक्ट ट्यूटोरियल कोचिंग संस्थान भी चलाते हैं, उन्होंने ठीक ही कहा है कि मान लीजिए अगर उनके यहाँ कोई 6 में एडमिशन करा लिया, जो 6 क्लास का विद्यार्थी, वो एडमिशन करा करके कुछ दिन अगर उनके यहाँ कोचिंग किया, तो अगर नीट में कहीं दूसरे जगह दूसरे संस्थान से नीट का कोचिंग किया, वो अगर पास करते हैं तो उसका भी अब लगा देते हैं जो मेरे यहाँ से पास किया। आपके यहाँ वो कब पढ़ा,
किस वर्ग में पढ़ा और किस परीक्षा में उनको बेहतर रिजल्ट आया, आप उस चीज़ को दर्शाइए ना, कि आप जो भी रिजल्ट आवे उसमें दर्शा दीजिए कि मेरे ही यहाँ रहा है। ये ऐसा कई बार देखने को मिला है कि एक एक विद्यार्थी का 3-3, 4-4 कोचिंग संस्थान फोटो तस्वीर लगा देता है कि यह मेरा छात्र है, वह मेरा छात्र है, वह मेरा छात्र। तो निश्चित रूप से यह एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, इसकी जांच होनी चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि जो ऐसे कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसे, उसमें जांच हो। हमने तो बताया कि जो पटना का एक बड़ा फ्रॉड कोचिंग संस्थान है, जो बिहार झारखंड का अपना सबसे बड़ा कोचिंग संस्थान बताता है। वैसे तो कई नेशनल कोचिंग संस्थान हैं जो भी झूठ फरेब का मतलब अड्डा बना हुआ है, झूठ फरेब दिखा करके, तस्वीरें दिखा करके, लोगों को प्रलोभन दे करके, छात्रों को प्रभावित कर करके अपने यहाँ नामांकन करा लेते हैं। लेकिन वास्तविकता यह है जो उनके यहाँ का वह रिजल्ट नहीं होता है और रिजल्ट फर्जी दिखा करके वह मतलब इस तरह का खेल करते हैं। लेकिन एक पटना का हम बड़े संस्थान का बता रहे हैं, जो पटना झारखंड का अपने यहाँ का टॉप बताता है, वह सबसे बड़ा फ्रॉड कर रहा है। उसके नामों का खुलासा भी हम करेंगे, कई तथ्य भी उनके हम लोगों के पास आया है, जिसके बाद में उनके नाम का भी हम खोलेंगे। इस तरह का लोकल स्तर पर भी है, मुजफ्फरपुर में भी है, उत्तर बिहार में भी है, पूरे बिहार का मतलब कहते हैं पूरे देश में इस तरह का फर्जीवाड़ा चलता है। इस पर निश्चित रूप से फ्रॉड कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाना जरूरी है। कोचिंग संस्थानों पर अंकुश लगाना ज़रूरी है। लौटते हैं राजीव रंजन सर के पास और आपसे ये जानना चाहेंगे, आप जाहिर सी बात है शिक्षा और ख़ास करके प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराते हैं, आप उसमें देखते होंगे कि हर एक युग को किसी न किसी रेफरेंस से जाना जाता है। आज के युग की जब भी इतिहास लिखा जाएगा तो सोशल मीडिया का जाना जाएगा। आपने कहा कि बड़े बड़े संस्थान, लेकिन आज के दौर में जब सोशल मीडिया का दौर है तो सोशल मीडिया में भी बहुत सारे कोचिंग संस्थान चल रहे हैं। इनसे क्या नुकसान हो रहा है, इससे क्या प्रभाव पड़ रहा है, अगर इसके ऊपर आप अपनी आपकी इजाज़त तो इस क्वेश्चन से पहले एक बहुत अच्छा एक लाइन बताया गया सर के द्वारा कि सब लोग दावा करते हैं एक ही बच्चे का कि मेरे यहाँ का है, मेरे यहाँ का है, मेरे यहाँ का, और ये तथ्य सत्य भी प्रतीत होता है। अब आप कोचिंग के दृष्टिकोण से देखेंगे तो वो सत्य है। अब कैसे सत्य है, लेकिन उसमें भेग है। कोचिंग अपना पल्ला झाड़ इसलिए लेते हैं कि भैया देखिए मेरे यहाँ तो इंटरव्यू किए, और ये बड़ा चतुराई से किया जाता है कि फ्री इंटरव्यू क्लासेज। अब आप बच्चे पर एक मनोभाव साइकोलॉजी होता है कि भाई हम इंटरव्यू का ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। अब बच्चे चले गए इंटरव्यू में, बजाबते उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है, क्योंकि फ्री है। बच्चे तो मॉक टेस्ट के लिए गए हैं या हमारे यहाँ किसी के यहाँ टेस्ट के लिए गए हैं, टेस्ट सीरीज हम चालू कर देते हैं। तो वहाँ तो हमारा कहना है कि ये हो कि वो हमारे बच्चे हैं, ये हम दावा करें, हम कोचिंग संस्थान क्यों नहीं दावा करें, हम उनका इंटरव्यू दे रहे हैं तो, लेकिन वहाँ साथ साथ ये भी लिखे कि हम इनको सिर्फ इंटरव्यू दिए हैं, हम इनको सिर्फ टेस्ट सीरीज दिए हैं, ताकि ये क्लियरिटी आए बच्चों में, अभिभावकों में कि नहीं फाउंडेशन कोर्स ये कहीं और से बच्चा किया है, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज फलाने कोचिंग से किया है, तो ये क्लियर होगा। नहीं तो लोग इसको क्या करें ना, ये प्रचार जो अब हो रहे हैं कोचिंग संस्थानों के, ये निगेटिव रूप में जा रहे हैं। लोग अब भरोसा करना छोड़ दिए हैं उन संस्थानों पर भी जिनके वाकई रिजल्ट हो है, वो भरोसा करना छोड़ दे रहे हैं। कहते हैं कि गेहूं के साथ घून पिसता है। वो भरोसा करना छोड़ दे रहे हैं। जैसे 2 बच्चे का रिजल्ट आया, अब एक ने फाउंडेशन पढ़ाया, एक ने फ्री इंटरव्यू दिया किसी एबीसी का, अब तो दोनों संदेह के घेरे में आ गया। तो ये कोचिंग संस्थान को सबसे ज्यादा इससे नुकसान है। तत्कालिक फायदा हो सकता है, किसी बैच में बच्चे आ जाए, लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान है। अरे एक लिख देने में क्या जाता है, या बच्चों से एक वीडियो ही बनवा लो कि भैया हमने इंटरव्यू यहाँ दिया था। और बच्चों एक और इसमें कलाकारी है, आपको बताएं, जो पहले चलता था सोशल मीडिया के ज़माने से पहले, हम तो इसकी बहुत लड़ाई भी लड़े और बहुत लोग को बोले भी। हमारे यहाँ आप देख सकते हैं, हम खुलेआम कहते हैं, हमारे यहाँ नाम, गांव, बच्चा का फादर का कहाँ क्या सब रहता है, टोटल डिटेल्स। हम किसी का फोटो लगा देना है और लिख देना है। अब पूरे हिंदुस्तान में इतने फोटो है, कौन सर्च करने जाएगा कि वाकई में नौकरी कर रहा है कि नहीं। ऐसे भी फर्जी चीज़ आए हैं सामने। हम उस जमाने में भी कहते हैं कि उस जमाने में भी लोग क्या करते थे कि वैकेंसी के, जब सोशल मीडिया नहीं था तो कहीं कहीं का फोटो लगा देते थे। ये भी तो गलत था, ये भी तो गलत है। दूसरा चीज़ है, वैकेंसी अगर 50 है तो 70 का सिलेक्शन हो जाता है, और आपको विश्वास नहीं होगा, खुलेआम वो लोग चैनल और पेपर में भी बोल देते हैं कि इतना सिलेक्शन है और 26 जाता है।
तो ये सब बहुत सारी विसंगतियां हैं, इसको सुधार शिक्षक, समाज और सरकार और आप पत्रकार सब लोग मिलके करेंगे कि अगर हम आपको दें अपना तथ्य तो क्रॉस वेरीफाई आप भी करें, हम अपना तथ्य सही दें और पेरेंट्स को भी वो लिखा रहे ताकि वो भ्रम से दूर हों। ये तो पहला क्वेश्चन हो, ये आपका दूसरा जी। देखिए, हम शुरू से कहते आए हैं ऑनलाइन पढ़ाई उन बच्चों के लिए है जो वाकई में पढ़ चुके हैं, रिवीजन का काम, वाकई में पढ़ चुके हैं, डेडिकेटेड है, क्योंकि डिसिप्लिन नहीं आता है। हम तो बच्चों के बीच में रहते हैं, ऑफलाइन में तो सर जी बताएं कि डिसिप्लिन नहीं आता है बच्चों में। ऑफलाइन में हो सकता है कुछ बच्चों को फायदा हुआ हो, ये एक गेम है कि हम 500 का कोर्स करा रहे हैं और 1 लाख बेच रहे हैं पेन ड्राइव से। हम ठीक है, बच्चों को फायदा पहुंचे, हर मामले में फायदा पहुंचे, ऑनलाइन में फायदा पहुंचे, लेकिन आप जान लो एक न एक दिन फिर से उस पर आना ही होगा, बच्चों को आना होगा उस पर, और आ भी रहे हैं बच्चे। और सोशल मीडिया का प्रभाव इस कदर इस पे होता है कि रिजल्ट का ग्राफ आप बिहार में देख लो किसी वैकेंसी का, पहले और अब की तुलना में, क्योंकि बच्चा जो है मानसिक रूप से मजबूत और डेडिकेटेड नहीं है तो ऑनलाइन कोर्स के जगह यूट्यूब पर कुछ और भी देखने लगता है, फेसबुक पर कुछ और यानी बहुत सारा घंटा उसका ऑनलाइन में चला जाता है। लेकिन अब उसके साथ एक और दुविधा है कि ऑफलाइन की फीसें इतनी है क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च है, तो कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पे आउट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे बच्चे तो हम कहते हैं, और जितने भी इंस्टीट्यूट चलते हैं कोई भी, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चलाते हैं। तो भाई जब 200 का 500 का गोली मारो छोड़ो, सभी लोग मिलके ऑनलाइन को फ्री पढ़ा दो, जो गरीब बच्चा है फ्री पढ़ लेगा, अब प्रचार भी हो गया, उससे ऑफलाइन जो बच्चा आएगा उससे पैसा लेके अपने आजीविका चला लो। मान लो कि भाई पूरा का पूरा फ्री पढ़ाओगे तो परिवार कैसे चलेगा, कोचिंग का हमारा परिवार कैसे चलेगा, तो उसके लिए हम ऑफलाइन पढ़ा लें और जितना ऑनलाइन है सब फ्री कर दें। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। हमारे वरिष्ठ पत्रकार से इस मामले में प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि जो सोशल मीडिया का आजकल दौर चला गया है और उसमें जैसे हमारे शिक्षाविद ने कहा कि डिसिप्लिन का कहीं ना कहीं अभाव दिखाई देता है, और ज्ञान का मतलब केवल जानकारी इकट्ठा कर लेना नहीं होता है, वो आपका चहुमुखी विकास करना होता है। इस पर क्या? जी देख लीजिए, डिसिप्लिन जहाँ तक जो शब्द है वो आपके घर से शुरू होता है, घर से शुरू होता है, उसमें अभिभावकों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उसके बाद जो शिक्षण संस्थान में है वहाँ भी वहाँ के भी जो शिक्षक हैं उनकी भी भूमिका होती है, और एक संस्कारित बच्चों को घर से ही संस्कार मिलता है और डिसिप्लिन का पालन करता है। जहाँ तक हमारे जो शिक्षाविद राजीव बाबू बताएं कि ऑफलाइन ऑनलाइन की बात है, तो देखिए ऑनलाइन का हम देखे हैं जो कोरोना के काल के समय में थोड़ा उसका ज़्यादा विकास हुआ है, और उसमें लोगों को फ़ायदा, छात्रों को फ़ायदा यह हुआ है कि जो ऑफलाइन में जो उसका हार्ड फी है वह जमा नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन में उनको कम पैसे में जैसे पढ़ाई की हर सुविधा मिल जाती है, तो लोग बच्चे उस पर भी तैयारी करके निकालते हैं। कई बार तो अब हम बताएं ना, जो अभी इस नीट में ही साहिबगंज का एक छात्र है जो घर पर रह करके ही तैयारी किया, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं वो ऑनलाइन का सहारा लिए होंगे, ऑफलाइन का सहारा नहीं लिए हो, तो ऑनलाइन को सीधे आप नकार नहीं सकता है। ऑनलाइन भी बहुत बेहतर चीज़ है, आप किस रूप में उसको तैयारी करते हैं, किस रूप में लेते हैं। एक प्रमाण के रूप में हम नाम नहीं बताएंगे, एक मुजफ्फरपुर ज़िला से ही एक IPS की डिग्री प्राप्त किए हैं, जो कहीं ना कहीं अभी वह लड़का SP है। उन्होंने उनसे जो हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया था कि जो वो कहीं नौकरी कर रहे थे, प्राइवेट कंपनी में नौकरी, इंजीनियरिंग की नौकरी करते हैं, उसी समय UPSC की तैयारी किया, और UPSC की तैयारी करते थे तो जो लंच का समय मिलता था उसमें भी ऑनलाइन कहीं ना कहीं वो तैयारी कर लेते थे, जो उनकी सफलता का वह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना और वो सफल हुए। तो इसलिए ऑनलाइन में आप किस तरह से तैयारी कर रहे हैं, ऑनलाइन जो आपको तैयारी कराने वाले जो संस्थान है वो किस तरह के हैं, किस तरह के उनके पास अनुभव है, उसके ऊपर भी निर्भर करता है। इसलिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों छात्रों के लिए आवश्यक है, जिनको जो सुविधा है उसके अनुसार जैसे उसकी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो ऑफलाइन और बड़े बड़े जो ये अपने आप को जो कोचिंग संस्थान बताते हैं जो हमने यह रिजल्ट दिया वह रिजल्ट दिया,
उन्होंने एक तो सबसे पहले वो रिजल्ट में और जो तस्वीर डालते हैं उसमें फ्रॉडपना करते हैं, उसको कभी जारी नहीं करते हैं। उन्होंने यह रिजल्ट वह तस्वीर कभी जारी किया कि हमने जो प्रतिभावान बच्चे, जो गरीब बच्चे हैं, जो कोचिंग की फीस नहीं दे सकते हैं, उनको भी हमने पढ़ाया, उसने यह मतलब स्थान लाया है, उसने यह रिजल्ट लाया है, जो उनकी तस्वीर को डाले। ऐसा नहीं करते हैं, वो फ्रॉडपना करते हैं। इसलिए उन लोगों पर अंकुश लगना बहुत ज़रूरी है। राजीव रंजन सर, आपके पास लौटते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि ठीक है, सोशल मीडिया में जब हो जाता है तो कई बार आकर्षित करने के लिए जो है वो या तो कुछ कॉमेडी, चुटकुला या इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे बच्चे आकर्षित हों या विद्यार्थी आकर्षित हों, उनकी वीडियोज़ को देखें, क्योंकि सोशल मीडिया पे अब व्यूज़, नंबर ऑफ़ व्यूज़ का एक अलग ही खेल चलता है, जैसा कि हम सब जानते हैं जो भी सोशल मीडिया पर हैं। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे कि शिक्षा और उसमें डिसिप्लिन और उसमें भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना कितना ज़रूरी है? देखिए, सबसे पहले हम बताएंगे कि शिक्षक जो होते हैं, शिक्षक समाज और राष्ट्र निर्माण के कड़ी में एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। आपको एक छोटा सा हम उदाहरण देके बताएंगे, एक छोटा सा ही उदाहरण, और हम अपना उदाहरण देके बताएंगे। हमारी जब बेटी छोटी थी तो बहुत अच्छे संस्थान में पढ़ रही थी, स्कूल में, और गलती मतलब हो सकता है मैडम का हो, कभी कलम चल गया हो, वो हर्षिकार और दीर्घिकार का मामला था। हमने कहा कि बेटा ये ऐसे होगा, तो उसने कहा कि नहीं मेरी मैम ऐसे लिखिए, मैं ऐसे ही लिखूंगी। तो ये शिक्षकों पर भरोसा बच्चों का होता है, यानी शिक्षक का चरित्र, शिक्षक का व्यवहार और शिक्षक का बर्ताव, इन तमाम चीज़ों का प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। और जब वो बच्चे बड़े होते हैं, वो जब समाज राष्ट्र का निर्माण में भूमिका अदा करते हैं, तो ये जो शिक्षत्व का गुण शिक्षक के द्वारा उनमें गया, वो कहीं ना कहीं प्रफुल्लित दिखाई देता है। अब हम में अगर संवादहीनता आ जाए, हम में अगर भाषाई मर्यादा को हम खो दें सिर्फ व्यू के लिए, सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़े, ज़्यादा से लोग कहे, तो हम पढ़ाई से ज़्यादा, पढ़ाई कराने से ज़्यादा हम समाज में उन बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं जो बच्चे इसके लिए बड़ा मजा ले रहे हैं कि अरे इस सर तो बड़ा चुटकुला रेबे करते हैं, चुटकुला सुनाते हैं, और कहीं ना कहीं बच्चों पर वो इस तरह का भाव चढ़ जाता है, आपके फैन भी हो जाते हैं और वो चाहते हैं कि उसी टाइप का भाषा बोले, क्योंकि जब आइडियल कोई को बनाता है कोई, तो उस टाइप का बनना चाहता है या उसको अच्छा लगता है तभी होता है। तो ये शिक्षकों का परम कर्तव्य है। शिक्षक का मतलब यह नहीं होता है कि हम आपको आजीविका के साधन में पहुंचा दें, हम आपको चलना, उठना, बैठना, बोलना, एक अच्छा इंसान बनना के साथ साथ पढ़ाई भी सिखा दें, तब हम शिक्षक हैं। तो हमारा एक शिक्षक, आप जैसे ही चुनाव आप शिक्षक का करते हैं, तो आपको अगर चौक पे जाते हैं तो आपको ये हमेशा भान होना चाहिए, कोई भी कहीं कोई काम करते हैं कि 100 आंखें हमें देख रही होंगी, और आप तो पूरी की पूरी आंखों से सोशल मीडिया पर दिखा दे रहे हो, गाली गलौज हो, तमाम चीज। इसके तो हम चाहे कोई करे, कितना भी बड़ा हो, कितना भी बड़ा हो, कोई भाषाई मर्यादा रहनी चाहिए, ताकि जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, और हमें बच्चों को कभी उकसाना नहीं चाहिए, किसी स्तर पे नहीं उकसाना चाहिए, क्योंकि बच्चे अपने परिवार का सपना लेके पढ़ते हैं, और अगर 10 दिन उसी उस्काबा में आ गए तो नुकसान उनका होगा। तो उकसाना नहीं चाहिए, भाषा की मर्यादा को रखना चाहिए, खास करके अगर आप शिक्षा और विद्यार्थियों के जीवन से डायरेक्ट अगर कनेक्टेड हैं। तो वरिष्ठ पत्रकार की तरफ बढ़ते हैं और उनसे ये जानते हैं कि आखिर इस पे कंट्रोल कौन रखेगा, क्योंकि जहाँ तक बात है दावा करने की, भाषाई मर्यादा की, या फिर असंख्य बच्चों को अपने क्लास में जो है वो बिठा लेने की, कौन रखेगा? एक पत्रकार होने के नाते आप अक्सर पॉइंट आउट तो करते रहते हैं, लेकिन जो संस्थान हैं, क्योंकि जैसा कि राजीव रंजन सर ने कहा कि नियम बने हुए हैं, कार्रवाई कौन करेगा, कैसे होगा? जी, निश्चित रूप से जो शिक्षक हैं, शिक्षक को मर्यादा में रहनी चाहिए। शिक्षक जो है, शिक्षक ही बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षक ही उनको
मतलब नियंत्रित रखते हैं। शिक्षक उनको यह बताते हैं कि किस तरह से आप मर्यादा में रहो, किस तरह से लोगों का सम्मान करो। लेकिन अगर शिक्षक ही अमर्यादित भाषाओं का उपयोग करने लगेंगे तो उस स्थिति में छात्रों पर इसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। शिक्षक का यह मतलब नहीं है जो आप शिक्षण संस्थान चलाते हैं तो एक दूसरे शिक्षण संस्थान से लड़िए, उस लड़ाई में अपने छात्रों का भी उपयोग मतलब कीजिए, उनको भी उसमें शामिल कर दीजिए। तो इससे शिक्षकों को बचना पड़ेगा। रह गई कार्रवाई की बात, तो कार्रवाई जब शिक्षक स्वयं जो शिक्षण संस्थान है इस तरह के करते हैं तो उनको अगर स्वयं उनके हेड ही अगर इस तरह की बात करें तो उन पर कार्रवाई कौन कर सकता है। तो इसमें निश्चित रूप से बच्चों के जो अभिभावक हैं उनको चाहिए जो ऐसे शिक्षण संस्थानों से जहां लड़ाई झगड़े हो रहे हैं पढ़ाई के बदले, उनसे दूर अपने बच्चों को रखें। और सरकार को भी चाहिए कि इस पर निश्चित रूप से नियंत्रण करने के लिए उनको भी कोई मानदंड का पालन करने के लिए जो आप मानदंड बनाए हैं उस मानदंड का यदि पालन न कर रहे हैं तो उन पर निश्चित रूप से गंभीर कार्रवाई, ठोस कार्रवाई करें ताकि बच्चे पर इसका कुप्रभाव नहीं पड़े। तो ये थी तमाम बातें जो कि शिक्षण संस्थानों जी राजीव संसद सर भी कुछ कंक्लूडिंग स्टेटमेंट देना चाहते हैं सर। देखिए, एक और बात हम गंभीर बात कहना चाहेंगे। जैसे ही कोचिंग का नाम आता है तो इन तमाम कुकृत्यों के कारण हमें कोचिंग माफिया कहा जाता है। और आप देखेंगे गांव-गांव में, अभी 3 दिन पहले मेरा एक स्टूडेंट ही था जो कर्जा में खोले हुए है और बड़े रिजल्ट मैट्रिक इंटर का दे रहा है। छोटे छोटे कोचिंग कस्बा में खुले हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में। ठीक है, आजीविका का साधन उनका है, निश्चित रूप से है, लेकिन वो एक प्रक्रिया भी है कि वो बच्चों को सहयोग करके उस लेवल पे पहुंचाने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। लेकिन वो भी इस कटघरे में आ जाते हैं। जो अच्छे रूप से चलते हैं वो भी इस कटघरे में आ जाते हैं। वो भी जैसे ही आप कहेंगे कि हमारे पास हम कोचिंग चलाते हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। जैसे कहेंगे कि हम शिक्षक हैं, लोगों का नज़रिया बदल जाता है। तो इन तमाम नज़रिया बदलने में कहीं ना कहीं दोषी हम ही लोग हैं। क्योंकि हमारा कृत्य अगर आज से भी सही होगा तो निश्चित रूप से आप भी शब्द चयन करने से पहले कि अरे शिक्षक है, पहले कहाँ, अरे मास्टर साहब हैं, आए हुए हैं, बैठिए, हमारे तो बच्चे हैं। हम तो जीवन में देखते हैं, हाँ, हम तो देखते हैं कि हमारे बच्चे इतने हमें प्रेम देते हैं 10-10, 15-15 साल से। हमें तो कभी ऐसा नहीं लगता। बहुत अच्छी बात है। ये शिक्षकों को जो है वो बहुत ही मर्यादित होना चाहिए और जो दावे हैं झूठे, वो कोई प्रचार का माध्यम नहीं है। विद्यार्थी कोई सामग्री नहीं है, वो कोई आपके उद्योग जगत के कोई ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल है जिनको आप अपनी तरफ आकर्षित करें और उनके माध्यम से लाभ कमाएं। आप अगर शिक्षाविद खुद को कहते हैं, कोचिंग संस्थान चलाते हैं, तो उसका उद्देश्य शिक्षित करना ही होना चाहिए। और अगर इस तरह से उसका दुरुपयोग हो रहा है तो जो भी संस्थान इनके ऊपर निगरानी के लिए हैं उनको भी बिना भ्रष्टाचार किए हुए इस पर निगरानी रखी जानी चाहिए। क्योंकि हम कहते हैं ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अगर हम एक भी पॉइंट को ठीक कर लेंगे तो शायद बहुत सारी समस्याएं जो हमारे समाज की हैं वो अपने आप ठीक होती चली जाएंगी। फिलहाल हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे दोनों जो अतिथि हैं उनको हम बहुत बहुत देंगे धन्यवाद। और इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर देते हैं विराम। आगे बने रहिएगा हमारे साथ। शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी खबरें होंगी हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।